हेलो एवरीवन, दिस इज आरती एंड वेलकम टू एसआर एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस। गाइस, आज की क्लास में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो एजुकेशन साइकोलॉजी के अंदर, जिसे हम शिक्षा मनोविज्ञान भी कहते हैं। इसके अंदर हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो पर्सनैलिटी से रिलेटेड हम लोग टॉपिक को कंप्लीट कर रहे थे। और ये जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है और काफ़ी लेंथी टॉपिक भी है, और इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं इस टॉपिक में से। चाहे आपका रिट का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका DSSB का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका KVS का एग्ज़ाम हो, चाहे आप अदर किसी टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जितने भी स्टेट लेवल पे होती है, तो सभी के पर्पज़ से जो भी हमारी एजुकेशन साइकोलॉजी में क्लासेस चल रही है गाइस, ये सारी इंपॉर्टेंट है। और इसमें हम लोग वही चीज़ें कंप्लीट कर रहे हैं जहाँ से मैक्सिमम आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब हमारी ये थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी पर्सनैलिटी से रिलेटेड, जब टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम लोग टेस्ट सीरीज को डिस्कस करेंगे, ताकि आपको किसी भी तरीके से कोई कंफ्यूजन ना रहे टॉपिक के अंदर और आप अपने एग्जाम में एक अच्छी स्कोरिंग कर पाए। साथ में अगर गाइज इस चैनल के माध्यम से आपकी थोड़ी बहुत भी हेल्प होती है आपके एग्जाम की प्रिपरेशन में, तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं इसी तरीके से आपके लिए डेली अलग अलग सब्जेक्ट की वीडियो डालती रहूं। मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, साथ में आपके एग्जाम की भी प्रिपरेशन होती रहेगी और आपको इस चैनल के माध्यम से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए फिर हम लोग अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो पर्सनैलिटी के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे व्यक्तित्व के निर्धारक के बारे में, यानी कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैंने पहले ही बता दिया कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो इसी टॉपिक से पूछे जाते हैं, और ये टॉपिक काफी लेंथी है। और बाद में जब ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम लोग टेस्ट सीरीज भी डिस्कस कर लेंगे, ताकि इस टॉपिक में आपको किसी भी तरीके से कोई कंफ्यूजन ना रहे। और जब एग्जाम में आपके क्वेश्चन आपसे पूछे जाए इस टॉपिक से रिलेटेड, चाहे एग्जामिनर आपको क्वेश्चन को घुमा के दे दे, तो आप उस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व भी कर पाए और एक अच्छा स्कोर भी कर पाए। तो गाइज, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि हमारी पर्सनैलिटी को कौन कौन से फैक्टर प्रभावित करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे जैविक कारक, यानी कि बायोलॉजिकल फैक्टर। बायोलॉजिकल फैक्टर जो होते हैं वो भी हमारी पर्सनैलिटी को इफेक्ट करते हैं, और ये जो फैक्टर होते हैं ये हमारे जन्मजात होते हैं, जो हमें हमारे पूर्वजों से, हमारे पेरेंट्स से हमें मिलते हैं, या फिर हमें हेरिडिटी के द्वारा प्राप्त होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये हमारे बायोलॉजिकल फैक्टर होते हैं। बायोलॉजिकल फैक्टर के अंदर कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं जिसके द्वारा हमारी जो पर्सनैलिटी है उसे पूरी तरीके से इफेक्ट करते हैं। सबसे पहले आता है शारीरिक संरचना तथा शारीरिक स्वास्थ्य, यानी कि फिजिकल स्ट्रक्चर एंड फिजिकल हेल्थ। जितना अच्छा हमारे शरीर का स्ट्रक्चर रहेगा, जितनी अच्छी हमारी हेल्थ रहेगी, व्यक्ति जो है उतना अच्छे तरीके से किसी भी कार्य को इंटरेस्ट लेके कर पाता है। अगर हमारी बालक की बात करें, अगर बालक की हेल्थ अच्छी होती है तो बच्चे क्या करते हैं, अच्छे से पढ़ाई पे उनका मन भी लग पाता है, इंटरेस्ट भी लेते हैं पढ़ाई में, और अन्य एक्टिविटी में, खेल कूद में भी पार्टिसिपेट करते हैं। इससे बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट भी अच्छे से हो पाता है, बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट अच्छे से हो पाता है, बच्चे का सोशल डेवलपमेंट अच्छे से हो पाता है, बच्चे का इमोशनल डेवलपमेंट अच्छे से हो पाता है। तो इसलिए किसी भी व्यक्ति को सबसे ज्यादा जो प्रभावित करता है उसकी हेल्थ करती है। इसलिए किसी व्यक्ति की, किसी बच्चे की हेल्थ सबसे ज्यादा अच्छी होनी चाहिए, तभी व्यक्ति उस कार्य में निपुण हो पाता है और अच्छे ढंग से कर पाता है। ये आपको ध्यान रखना है। और स्वास्थ्य एवं संरचना जो होती है वो बालक या फिर किसी व्यक्ति की, वो किस पे डिपेंड होती है, वो उसकी आनुवंशिकता पे डिपेंड होती है। यानी कि जो व्यक्ति का स्वास्थ्य होता है, व्यक्ति की हेल्थ होती है, या फिर जो शरीर का स्ट्रक्चर होता है वो किस पे डिपेंड होता है, वो हेरिडिटी के ऊपर, वो आनुवंशिकता के ऊपर डिपेंड होता है। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। और इसी को हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल फैक्टर कहते हैं, जो हमें जन्म से प्राप्त होते हैं, हमारे पूर्वजों से प्राप्त होते हैं, हमें पेरेंट्स से प्राप्त होते हैं। ये सारे बायोलॉजिकल फैक्टर के अंदर आते हैं। तो मैंने इस पॉइंट्स में आपको क्या बताने की कोशिश करी, मैंने ये आपको बताने की कोशिश करी कि जो सबसे ज्यादा हमें प्रभावित करते हैं वो हमारी फिजिकल स्ट्रक्चर और फिजिकल हेल्थ होती है। जितना अच्छा हमारी जो फिजिकल हेल्थ होगी, उतने ज्यादा हमारी जो पर्सनैलिटी है वो इफेक्टिव रहेगी, और हम लोग किसी भी कार्य को आसानी से कर भी पाते हैं, और अन्य एक्टिविटी में भी हम लोग पार्टिसिपेट कर पाते हैं। वहीं बालक की बात करें, अगर बालक की हेल्थ अच्छी होती है तो बच्चे का पढ़ाई में मन भी लग पाता है, बच्चे आसानी से अन्य एक्टिविटी में पार्टिसिपेट भी कर पाते हैं इस तरीके से। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। सेकंड जो पर्सनैलिटी को इफेक्ट करता है वो है शरीर रसायन एवं अंतःस्रावी ग्रंथियां। इसके अंदर शरीर में कुछ रासायनिक परिवर्तन होते हैं, जिसके कारण हम कभी सक्रिय होते हैं और कभी कैसे होते हैं, निष्क्रिय होते हैं।
और ये जो शारीरिक परिवर्तन का नियंत्रण है वो किसके द्वारा होता है, वो हमारी ग्रंथियों के द्वारा होता है, वो हमारी ग्लैंड्स के द्वारा होते हैं। यानी कि मैंने आपको ये बताने की कोशिश की कि हमारे शरीर में कुछ रासायनिक परिवर्तन होते हैं जो अलग अलग स्टेजेस में, अलग अलग आयु में अलग अलग प्रकार से होते हैं, जिसके कारण हम कभी सक्रिय होते हैं, कभी एक्टिव होते हैं, कभी निष्क्रिय होते हैं, कभी इनएक्टिव भी रहते हैं। और जो हमारी पूरी शारीरिक परिवर्तन का जो पूरा एक नियंत्रण, जो पूरा जो कंट्रोल होता है वो हमारी ग्रंथियों के ऊपर, हमारी ग्लैंड्स के ऊपर डिपेंड होता है। तो कौन कौन सी ग्लैंड्स होती है इसके बारे में हम लोग वन बाय वन डिस्कस करते हैं। चलिए हम लोग डिस्कस करेंगे अंतःस्रावी ग्रंथि यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। देखेंगे कि इस ग्लैंड्स का क्या कार्य होता है। अंतःस्रावी ग्रंथियों का महत्व व्यक्तित्व निर्धारण में महत्वपूर्ण होता है। पहली चीज तो आपको ये याद रखना है गाइस कि अंतःस्रावी ग्रंथियों का जो महत्व होता है वो किस लिए होता है, व्यक्तित्व निर्धारण में महत्वपूर्ण होता है। और इनसे निकलने वाले स्राव को हम क्या कहते हैं, हार्मोन्स कहते हैं। क्या कहते हैं कि जो अंतःस्रावी ग्रंथियों से जो स्राव होता है वो हार्मोन का होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो हार्मोन्स होते हैं वो अलग अलग एज में अलग अलग प्रकार से होते हैं और जो व्यक्ति की पूरी पर्सनैलिटी को प्रभावित करते हैं, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। और जो हार्मोन है जो सीधे खून में मिल जाते हैं और व्यक्ति का निर्धारण करते हैं, यानी कि जो हार्मोन निकलते हैं वो व्यक्ति के ब्लड में मिल जाते हैं और व्यक्ति की पर्सनैलिटी का पूरा निर्धारण करते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पे ये बताने की कोशिश की कि हमारी जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, जिसे हम इंग्लिश में एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं, इसका काम होता है व्यक्ति की पर्सनैलिटी का निर्धारण करना। यानी कि इसकी ग्रंथि के द्वारा हार्मोन्स निकलते हैं और जो हार्मोन्स होते हैं वो हमारे ब्लड के अंदर मिल जाते हैं, उससे हमारी पूरी पर्सनैलिटी का जो निर्धारण है वो किया जाता है। और अलग अलग स्टेजेस में, अलग अलग आयु में जो हार्मोन है वो अलग अलग प्रकार से कार्य करते हैं, अलग अलग प्रकार से होते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आती है हमारी प्यूस ग्रंथि, जिसे हम प्यूटिडी ग्लैंड्स भी कहते हैं, या फिर हम प्यूस ग्रंथि का जो दूसरा नाम होता है वो मास्टर ग्रंथि भी होती है। चाहे आपसे प्यूस ग्रंथि के बारे में पूछ ले या मास्टर ग्रंथि के बारे में पूछ ले, बात सिमिलर है, ये आपको ध्यान रखना है। प्यूस ग्रंथि का स्थान मस्तिष्क में होता है। आपको ये भी याद रखना है कि प्यूस ग्रंथि या फिर मास्टर जो ग्रंथि होती है वो कहाँ पाई जाती है, वो मस्तिष्क में पाई जाती है, हमारे दिमाग के अंदर पाई जाती है। इस तरीके से ये आपको जो रेड कलर का दिख रहा है ना, ये क्या है, यही हमारी मास्टर ग्रंथि है। इस ग्रंथि के अग्रवर्ती भाग से जो हार्मोन निकलता है उसमें सोमेटोट्रोपिन विकास हार्मोन प्रमुख है। आपको गाइस ये याद रखना है कि जो प्यूस ग्रंथि के आगे वाले भाग से जो हार्मोन निकलता है उसमें से जो सबसे ज्यादा प्रमुख हार्मोन होता है उस हार्मोन का नाम आपको याद रखना है। क्या हार्मोन का नाम है, सोमेटोट्रोपिन हार्मोन है, जो मास्टर ग्रंथि के आगे वाले भाग से निकलता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे आगे डिस्कस करते हैं। इस हार्मोन के अधिक निकलने से बचपन में शरीर की लंबाई अधिक कम होने से व्यक्ति कैसे हो जाता है, बौना हो जाता है। तो गाइस यहाँ पे इम्पोर्टेंट याद रखने वाली बात है, अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि व्यक्ति जिस ग्रंथि के कारण बौना होता है वो कौन सी ग्रंथि है, वो कौन सी ग्रंथि हमारी प्यूस ग्रंथि है या फिर मास्टर ग्रंथि है, तो आपको याद रखना है कि मास्टर ग्रंथि या प्यूस ग्रंथि से जो हार्मोन अगर अधिक निकलते हैं तो इससे व्यक्ति की जो लंबाई है वो कैसी होती है, वो बहुत ज्यादा कम हो जाती है और इससे व्यक्ति इस तरीके से छोटा हो जाता है, इस तरीके से बौना रहता है। प्यूस ग्रंथि के अग्रवर्ती भाग से सोमेटोट्रोपिन के अलावा एक अन्य हार्मोन यानी कि ट्रॉफिक निकलता है। तो आपको ये भी याद रखना है कि प्यूस ग्रंथि के आगे वाले भाग से एक तो हमें सोमेटोट्रोपिन हार्मोन देखने को मिलता है, वो निकलता है, दूसरा जो हार्मोन निकलता है वो निकलता है ट्रॉफिक हार्मोन। तो दो प्रकार के हार्मोन निकलते हैं, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। कौन कौन से, एक होता है सोमेटोट्रोपिन हार्मोन, दूसरा होता है ट्रॉफिक हार्मोन। इस हार्मोन के द्वारा प्यूस अन्य ग्रंथियों जैसे एड्रिनल ग्रंथि, कंठ ग्रंथि तथा यौन ग्रंथि के कार्यों पर नियंत्रण रखता है। तो गाइस आपको याद रखना है कि प्यूस ग्रंथि से जो दो हार्मोन निकलते हैं उनका जो कार्य होता है वो अन्य ग्लैंड जैसे कि हमारी एड्रिनल ग्रंथि होती है, कंठ ग्रंथि होती है या फिर हमारी जो यौन ग्रंथि होती है उसके पूरे कार्य पर नियंत्रण करना, उसके पूरे कार्य पर कंट्रोल करना किसका काम होता है, प्यूस ग्रंथि का काम होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स होते हैं, ये आपको याद रखना है। तो मैंने आपको यहाँ पे क्या क्या बताया प्यूस ग्रंथि के बारे में गाइस, मैंने सबसे पहले यही चीज आपको बताई कि जो प्यूस ग्रंथि है उसका नाम क्या है, मास्टर ग्रंथि। दूसरा जो प्यूस ग्रंथि है वो हमारी कहाँ रहती है, वो हमारी मस्तिष्क में रहती है, इस तरीके से आपको दिख रही होगी। और प्यूस ग्रंथि से निकलने वाला जो हार्मोन है उसे हार्मोन का नाम क्या है, सोमेटोट्रोपिन हार्मोन है। दो प्रकार के हार्मोन निकलते हैं,
एक होता है सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, दूसरा होता है ट्रोपिक हार्मोन। और अगर पीयूष ग्रंथि से जो हार्मोन से अधिक निकलते हैं हमारे सोमेटोट्रोपिक, इससे व्यक्ति की जो लंबाई है वो कैसी होती है, कम होती है और व्यक्ति बौना हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और पीयूष ग्रंथि का जो कार्य होता है वो अन्य ग्रंथियों जैसे कि एड्रिनल ग्रंथि हो गई, कंठ ग्रंथि हो गई आपकी, या फिर यौन ग्रंथि हो गई, उसके कार्यों पर नियंत्रण करना, उसके कार्यों पर कंट्रोल करने का जो कार्य होता है वो हमारी मास्टर ग्रंथि का काम होता है। तो यहाँ तक आपको आई होप कि समझ में आया होगा। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। इन तीनों ग्रंथियों में से कोई ग्रंथि यदि ठीक ढंग से कार्य नहीं करती तो पीयूष ग्रंथि का ये अग्रवर्ती भाग उस कमी को दूर करके विकास को बहुत हद तक सामान्य बनाए रखता है। देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, आपको क्या याद रखना है कि इन तीनों ग्रंथियों में से एड्रिनल ग्रंथि हो गई आपकी, कंठ ग्रंथि हो गई या यौन ग्रंथि हो गई, अगर इसका जो कार्य है इन ग्रंथियों को ठीक ढंग से नहीं करता तो जो पीयूष ग्रंथि का आगे वाला भाग होता है यानी कि अग्रवर्ती भाग होता है वो इन कमियों को एक तो दूर करता है, दूसरा विकास को बहुत हद तक सामान्य बनाता है, जिससे कि व्यक्ति का जो विकास है, व्यक्ति का जो डेवलपमेंट है वो अच्छे प्रकार से हो पाए। ये किस पर डिपेंड होता है, ये पीयूष ग्रंथि के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, ये चीज आपको याद रखनी है। पीयूष ग्रंथि के परवर्ती भाग से जो हार्मोन निकलता है उसे पिट्यूटरिन कहा जाता है। देखो यहाँ पे ये भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पीयूष ग्रंथि के परवर्ती भाग यानी कि पीयूष ग्रंथि के जो पिछले वाले भाग से जो हार्मोन निकलता है उस हार्मोन का नाम याद रखना है। कौन सा हार्मोन है, पिट्यूटरिन हार्मोन है। कौन सा हार्मोन है, पिट्यूटरिन हार्मोन है, जिसका कार्य रक्तचाप के नियंत्रण, चिकनी मांसपेशियों में सजगता एवं वक्र यानी किडनी को सामान्य ढंग से कार्य करने में मदद पहुंचाना होता है। मैंने आपको क्या बताने की कोशिश करी, तो गाइस मैंने आपको ये बताने की कोशिश की कि जो पीयूष ग्रंथि होती है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्रंथि है और इस ग्रंथि के द्वारा जितनी भी, जैसे कि हमारी तीनों ग्रंथि होती है, एड्रिनल ग्रंथि हो गई, कंठ ग्रंथि हो गई या फिर हमारी यौन ग्रंथि हो गई, अगर वो ठीक ढंग से कार्य नहीं करती तो जो पीयूष ग्रंथि का आगे वाला भाग होता है वो इस कमी को दूर करता है और व्यक्ति के विकास को सामान्य बनाता है, जिससे कि व्यक्ति का डेवलपमेंट आसानी से हो पाए। दूसरी चीज मैंने आपको यहाँ पे ये बताने की कोशिश की कि पीयूष ग्रंथि के परवर्ती भाग यानी कि पिछले वाले भाग से जो हार्मोन निकलता है उस हार्मोन का नाम क्या है, पिट्यूटरिन हार्मोन है। क्या नाम है, पिट्यूटरिन हार्मोन है, जिसका कार्य क्या होता है, जिसका कार्य होता है रक्तचाप के नियंत्रण करना यानी कि रक्तचाप का कंट्रोल करना, दूसरा चिकनी मांसपेशियों में सजगता और किडनी के सामान्य ढंग से कार्य करने में मदद पहुंचाना था। यानी कि ये सारा जो कार्य करने का काम होता है वो हमारा पिट्यूटरिन ग्रंथि का होता है। पिट्यूटरिन ग्रंथि यानी पीयूष ग्रंथि का भाग ही है। तो पीयूष ग्रंथि से जो हार्मोन निकलता है वो कौन सा हार्मोन है, वो है हमारा पिट्यूटरिन हार्मोन। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, अगर आपसे एग्जामिनर के द्वारा पूछ लिया जाए कि व्यक्ति जो बोना होता है वो किस ग्रंथि के कारण होता है, तो आपको याद रखना है मास्टर ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि के कारण होता है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। सेकंड नंबर पे जो हमारी ग्लैंड्स आती है वो है एड्रिनल ग्लैंड। इस ग्रंथि का स्थान वक्र यानी कि किडनी के ऊपर होता है। इस तरीके से इस ग्रंथि का स्थान कहाँ होता है, ये आपको दिख रहा है, ये किडनी के ऊपर होता है। इस ग्रंथि के दो भाग होते हैं। कैसे भाग होते हैं, इसके दो प्रकार के भाग होते हैं, एक ये रहा और दूसरा ये रहा। भीतरी भाग जिसे एड्रिनल मेडुला तथा भारी भाग जिसे एड्रिनल कार्टेज के हार्मोन को कार्टिन कहा जाता है। देखो यहाँ पे क्या याद रखना है आपको कि भीतरी भाग जिसे किस नाम से जानते हैं, एड्रिनल मेडुला के नाम से, और भारी भाग जिसे एड्रिनल कार्टेज के हार्मोन को क्या कहते हैं हम, कार्टिन कहा जाता है। ये इसके द्वारा कार्बोहाइड्रेट तथा नमक चयापचय का नियंत्रण करता है। यानी कि इसके द्वारा क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट और नमक का चयापचय का पूरा कंट्रोल करता है, नियंत्रण करता है। कार्टेज के ठीक ढंग से कार्य न करने पर व्यक्ति में थकान और अनिद्रा बढ़ती है। अगर कार्टेज हार्मोन सही ढंग से काम नहीं करेगा तो इससे व्यक्ति क्या ऐसा होगा, व्यक्ति के अंदर थकान होगी। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। आगे याद रखना है कि एड्रिनल मेडुला से दो तरह का हार्मोन निकलता है। कौन कौन सा, एड्रेनालिन और दूसरा है नार एड्रेनालिन। तो एड्रिनल मेडुला से दो प्रकार का हार्मोन निकलता है। कौन कौन सा, एक है एड्रेनालिन और दूसरा है नार एड्रेनालिन। दो प्रकार का हार्मोन निकलता है। इनमें से एड्रेनालिन हार्मोन का महत्व सबसे ज्यादा होता है, सबसे अधिक होता है। इनके द्वारा व्यक्ति की सांवेगिक स्थिति को नियंत्रित किया जाता है। किसके द्वारा, एड्रेनालिन हार्मोन के द्वारा। जैसे व्यक्ति के जो भी इमोशनल होते हैं जैसे भय, क्रोध आदि, इस पे कंट्रोल करने का जो काम होता है वो रहता है एड्रेनालिन हार्मोन का। और इन्हें आपातकालीन हार्मोन भी कहा जाता है। और इन्हें क्या कहा जाता है, इन हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन भी कहा जाता है।
तो मैंने आपको यहाँ पे क्या बताने की कोशिश की, मैंने आपको बताने की कोशिश की कि जो एड्रिनल ग्रंथि होती है उसका स्थान कहाँ होता है, हमारी किडनी के ऊपर होता है। इस तरीके से ये आपको दिखाई दे रहा होगा। और दूसरा, इस ग्रंथि के 2 भाग होते हैं, और भीतरी भाग जिसे हम मेडुला कहते हैं, और दूसरा होता है बाहरी भाग जिसे हम एड्रिनल कार्टेज के हार्मोन को क्या कहते हैं, हम कार्टिन कहा जाता है। और इसके द्वारा कार्बोहाइड्रेट और नमक को पचाने में पूरी तरीके से नियंत्रण किया जाता है। दूसरी चीज मैंने आपको बताई कि कार्टेज के ठीक ढंग से कार्य न करने में व्यक्ति को तो थकान महसूस होती है। और मैंने आगे ये बताया आपको कि एड्रिनल मेडुला 2 तरह के हार्मोन निकालता है। कौन कौन से, एड्रिनालिन तथा दूसरा है नार एड्रिनालिन। तो इनमें से जो एड्रिनालिन हार्मोन है वो सबसे ज्यादा प्रमुख है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसका महत्व बहुत अधिक है। इनके द्वारा व्यक्ति की जो सांवेगिक स्थिति होती है उसे नियंत्रित करने का काम करना होता है किसका, एड्रिनालिन हार्मोन का। जैसे कि भय हो गया, क्रोध आदि आना, ये सारी हमारी सांवेगिक स्थिति होती है। और हम एड्रिनालिन हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन भी कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। अगली जो ग्रंथि है 3rd नंबर पे, वो है कंठ ग्रंथि, जिसे हम थायराइड ग्रंथि भी कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, कंठ ग्रंथि या फिर थायराइड ग्रंथि या ग्लैंड्स कहते हैं। इसका स्थान कंठ के पास होता है। इसका स्थान कहाँ होता है, ये इस तरीके से यहाँ पे होता है कंठ के पास। इसी को हम क्या कहते हैं, थायराइड ग्रंथि कहते हैं। तो ये चीज आपको पहले याद रखनी है। आगे देखते हैं, इससे निकलने वाले हार्मोन को थायरक्सिन कहा जाता है। देखो आपको याद रखना है कि जो कंठ ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन, इसे क्या कहते हैं, हम थायरक्सिन कहते हैं। क्या कहते हैं, थायरक्सिन कहते हैं, जिसका प्रभाव पूरे शरीर के चयापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म पर पड़ता है, और जिसका प्रभाव पूरे शरीर के मेटाबॉलिज्म भाग पर पड़ता है। शरीर का विकास इस पर निर्भर करता है, यानी कि जो शरीर का विकास होता है, शरीर का जो डेवलपमेंट होता है, वो किस पे डिपेंड होता है, वो थायराइड ग्रंथि के ऊपर डिपेंड होता है। इसके कम होने से हृदय गति, श्वसन गति कैसी हो जाती है, मंद हो जाती है, धीमी हो जाती है, तथा शिथिलता बढ़ती है। और इससे क्या होता है, जो शिथिलता है वो भी बढ़ती जाती है। और अगर जो थायराइड ग्रंथि अधिक होगी, इससे व्यक्ति का जो वजन है वो कैसा होता है, घटता है। और व्यक्ति कैसा होता है, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा होता है, बहुत ज्यादा उदास होता है। कोई भी उससे बात करे तो वो चिढ़ जाता है, दूसरों से बात करना भी उसे पसंद नहीं होता। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो मैंने आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या बताए गाइस, मैंने आपको बताया कि जो कंठ ग्रंथि है उसी को हम थायराइड ग्रंथि भी कहते हैं या ग्लैंड्स कहते हैं। दूसरा, जो थायराइड ग्रंथि का स्थान होता है वो कहाँ होता है, कंठ में होता है, इस तरीके से। और इससे निकलने वाले जो हार्मोन है, उस हार्मोन का नाम आपको याद रखना है, थायरक्सिन हार्मोन है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। उपकंठ ग्रंथि, पैराथायराइड ग्लैंड्स, इससे निकलने वाले हार्मोन को पाराथार्मोन कहा जाता है। देखो, उपकंठ ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन का नाम क्या है, पाराथार्मोन। ये आपको याद रखना है। इसका स्थान कंठ ग्रंथि के बगल में होता है। इसका स्थान कहाँ होता है, कंठ ग्रंथि के इस तरीके से बगल में होता है। ये खून में कैल्शियम की मात्रा एवं फास्फेट की मात्रा निर्धारित करती है। और ये क्या कार्य करती है, खून में कैल्शियम की मात्रा और फास्फेट की मात्रा को निर्धारित करती है। इसकी मात्रा बढ़ने से कैल्शियम की मात्रा बढ़ती है। अगर ये बढ़ेगा क्या होगा, इसकी मात्रा बढ़ेगी तो इससे कैल्शियम की मात्रा भी बढ़ेगी, तथा सक्रियता भी क्या होती है, वो भी इंक्रीज होती है, वो भी बढ़ती है। कम होने पर व्यक्ति में शिथिलता बढ़ती है। तो ये आपको याद रखना है। तो मैंने आपको यहाँ पे क्या बताने की कोशिश की, मैंने आपको बताने की कोशिश की कि जो हमारी उपग्रंथि होती है, पैराथायराइड ग्लैंड भी कहते हैं, इससे निकलने वाले हार्मोन का नाम पहले आपको याद रखना है, क्या है, पाराथार्मोन। दूसरा, इस ग्रंथि का जो स्थान होता है वो कंठ ग्रंथि के बगल में होता है, और ये खून में कैल्शियम की मात्रा और फास्फेट की मात्रा को निर्धारित करता है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। अगला जो जैविक फैक्टर आता है वो है पैंक्रियाज। इसका स्थान अमाशय के नीचे होता है। देखो, इसका जो स्थान है कहाँ होता है, पैंक्रियाज का अमाशय के नीचे होता है। इसकी 2 प्रमुख कोशिकाओं यानी कि बीटा से निकलने वाले हार्मोन को क्या कहते हैं, इंसुलिन, तथा अल्फा से निकलने वाले हार्मोन को ग्लूकागोन कहा जाता है। देखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है गाइस कि पैंक्रियाज की 2 प्रमुख कोशिकाएं होती है, और जो बीटा से निकलने वाला हार्मोन है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम इंसुलिन हार्मोन कहते हैं। और दूसरा, अल्फा से निकलने वाला जो हार्मोन है उसे हम ग्लूकागोन हार्मोन कहते हैं। तो ये चीज आपको याद रखना है यहाँ पे। और उचित मात्रा में इंसुलिन के निकलने से रक्त में चीनी की मात्रा का क्या होता है, ऑक्सीकरण हो जाता है, और इसके अभाव में व्यक्ति को मधुमेह रोग या फिर हम कहते हैं डायबिटीज हो जाता है।
तो मैंने आपको यहाँ पे क्या बताने की कोशिश की, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पैंक्रियाज जो होता है उसका स्थान अमाशय के नीचे होता है और इससे निकलने वाली दो प्रमुख कोशिकाएं होती है। बीटा से जो निकलने वाला जो हार्मोन होता है उसे हम इंसुलिन कहते हैं और अल्फा से निकलने वाले हार्मोन को हम ग्लूकागोन कहते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया कि जो अगर इंसुलिन की उचित मात्रा होगी, इससे रक्त में चीनी की मात्रा का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है और इसके अभाव में व्यक्ति को कौन सी बीमारी हो जाती है, मधुमेह रोग या फिर डायबिटीज हो जाती है। इस तरीके से ये आपको याद रखना है यहाँ पे। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। यौन ग्रंथि यानी कि सेक्स ग्लैंड के बारे में डिस्कस करते हैं, जो हमारी पर्सनैलिटी को इफेक्ट करते हैं, जो हमारे बायोलॉजिकल फैक्टर के अंदर आते हैं। इनके उचित स्राव से यौन अंगों का समुचित विकास होता है, यानी कि जो यौन ग्रंथि होती है उसका अगर उचित स्राव होगा, वो सही ढंग से होगी, तो इससे हमारे यौन अंगों का समुचित विकास होगा, हमारे जो यौन अंगे वो अच्छे से डेवलप हो पाएंगे। ये चीज आपको याद रखना है। और इसका प्रभाव जो है वो किस पे पड़ता है, वो हमारी यौन क्रियाओं के ऊपर पड़ता है, सेक्स एक्टिविटी के ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है। ये चीज आपको याद रखना है, किसका, यौन ग्रंथि का। तो ये चीज आपको याद रखनी है। यहाँ पे बस यही था। बाकी ये आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे आपका पैंक्रियाज होता है। मैंने आपको वही बताया कि अमाशय के नीचे आपका पैंक्रियाज होता है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। अगला जो हमारी पर्सनैलिटी को इफेक्ट करने वाला जो फैक्टर है वो है स्नायु मंडल, जिसे हम नर्वस सिस्टम भी कहते हैं, जिसे हम तंत्रिका प्रणाली भी कहते हैं। ये चीज आपको याद रखना है। क्या क्या मैंने आपको नाम बताए यहाँ पे, स्नायु मंडल, नर्वस सिस्टम या तंत्रिका प्रणाली भी हमारी पर्सनैलिटी को इफेक्ट करती है, प्रभावित करती है, जो बायोलॉजिकल फैक्टर के अंदर आती है। ये आपको याद रखना है। इसका कार्य हम डिस्कस कर लेते हैं। जिन व्यक्तियों का स्नायु मंडल अधिक विकसित तथा जटिल होता है उनकी बुद्धि कैसी होती है, अधिक होती है। यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि जिन व्यक्तियों का स्नायु मंडल, जिन व्यक्तियों का जो नर्वस सिस्टम अच्छा होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, अधिक विकसित होता है, तो उन व्यक्तियों की जो इंटेलिजेंस है वो कैसी होती है, अधिक होती है, तथा सामाजिक परिस्थिति के साथ समायोजन क्षमता अधिक होती है। और वो जो व्यक्ति होते वो अपने आप को किसी भी सिचुएशन में, किसी भी अवस्था में अपने आप को आसानी से ढाल पाते, समायोजित कर पाते हैं समाज के अकॉर्डिंग भी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ऐसे व्यक्तियों के प्रति समाज की मनोवृत्ति अनुकूल होती है और ऐसे व्यक्तियों के प्रति जो समाज की मनोवृत्ति होती है वो कैसी होती है, अनुकूल होती है, क्योंकि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो समाज में आराम से घुल मिल जाते हैं। व्यक्ति में उत्तरदायित्व, समय निष्ठा तथा आत्मविश्वास का गुण अधिक होता है। और स्नायु मंडल जब अधिक विकसित होता है तो इससे व्यक्ति में कौन कौन से गुण होते हैं, व्यक्ति में उत्तरदायित्व, समय निष्ठा और आत्मविश्वास जैसा जो गुण होता है, जो क्वालिटीज होती है वो भी डेवलप होती है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे नर्वस सिस्टम के। मैंने आपको बताया कि जो स्नायु मंडल है उसका नाम ही तंत्रिका प्रणाली होता है, उसी को हम नर्वस सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। अगर व्यक्ति के अंदर स्नायु मंडल अधिक विकसित होगा और वो जटिल होगा तो इससे व्यक्ति बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट टाइप का होता है, या इससे व्यक्ति की जो बुद्धि है वो बहुत अधिक होती है। और जो व्यक्ति होता है वो समाज में हर परेशानी में, हर सिचुएशन में अपने आप को समायोजित कर लेता है आसानी से। और ऐसे व्यक्तियों के प्रति जो समाज के अंदर जो लोगों का नजरिया होता है वो भी बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। और उसके बाद मैंने आपको बताया कि व्यक्ति में उत्तरदायित्व, समय निष्ठा, आत्मविश्वास जैसे गुण हैं वो भी विकसित होते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो गाइस आज की क्लास में मैंने आपको जो बताया है, हमने बायोलॉजिकल फैक्टर के बारे में डिस्कस किए हैं जो हमारी पर्सनैलिटी को इफेक्ट करते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और जो हमारे बायोलॉजिकल फैक्टर होते हैं ये जन्मजात होते हैं, जन्म से हमें प्राप्त होते हैं, हमारी हेरिडिटी के ऊपर डिपेंड होते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है। जो हमें पेरेंट्स से प्राप्त होते हैं, जो हमें अपने पूर्वजों से प्राप्त होते हैं, तो यही हमारी बायोलॉजिकल फैक्टर होते हैं। तो आज की क्लास को गाइस हम लोग यही खत्म करते हैं। अगली क्लास में हम लोग अगले फैक्टर के बारे में डिस्कस करते हैं जो हमें एनवायरनमेंट से फैक्टर होते हैं, जो हमारी पर्सनैलिटी को इफेक्ट करते हैं। तो थैंक यू सो मच आज की क्लास के लिए।